देखिए सबसे पहले मैं इसका आंसर बताऊंगा, उसके बाद मैं इन नदियों के बारे में आपको बताऊंगा, कुछ जानकारी दूंगा। पहले इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं, बताइए। देखिए हिमालय से उद्गम नहीं हुए हैं, किसके नहीं हुए हैं? एक तो इसका नहीं हुआ है और एक इसका नहीं हुआ है। इसका हुआ है, इसका हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक, 1 और 3। चलिए तो मैं इसके बारे में कुछ बता दूं आपको। देखिए रामगंगा नदी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि रामगंगा नदी को हम लोग रथवाहिनी नदी कहते हैं। रामगंगा नदी को क्या बोलते हैं? आपको याद रखना है, रथवाहिनी। रथवाहिनी नदी बोलते हैं किसको? रामगंगा नदी को, ठीक। और रामगंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो आपको याद रखना है 690 किलोमीटर ठीक है, रामगंगा नदी की लंबाई है, ठीक है। रामगंगा नदी जो है ये कन्नौज में जाकर गंगा नदी से मिलती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामगंगा नदी जो है किस ज़िले में जाकर गंगा नदी से मिलती है? तो आपको याद रखना है कन्नौज। कन्नौज में जाकर रामगंगा नदी गंगा नदी से मिलती है, ठीक है। और आपको एक बात याद रखना है कि कार्बेट नेशनल पार्क जो है ये भारत और यूपी का पहला पार्क है। एक तो बात आपको ये याद रखना है कि भारत का और यूपी का पहला पार्क कौन सा है? तो कार्बेट नेशनल पार्क। और कार्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से कौन सी नदी गुजरती है? तो रामगंगा नदी गुजरती है। आपको ये बात याद रखना है कि कार्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से रामगंगा नदी निकलती है। अब बात करते हैं हम लोग शारदा नहर की हम लोग बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि ये जो है ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, ठीक है। और रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर है? ये बेतवा नदी पर है। चलिए गोमती नदी की अब हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मैं गोमती नदी की आपको लंबाई बता दूं तो 940 किलोमीटर गोमती नदी की लंबाई है, ठीक है। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि गोमती नदी कौन से ज़िले में जाकर गंगा नदी से मिलती है? तो आपको याद रखना है गोमती नदी जो है ये गाज़ीपुर में जाकर गंगा नदी से मिलती है। गोमती नदी गाज़ीपुर में जाकर गंगा नदी से मिलती है, ठीक है। और आपको एक बात और याद रखना है कि गोमती नदी और गंगा नदी के जहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिलती हैं वहाँ पर एक मंदिर है। उस मंदिर का नाम आपको याद रखना है। उस मंदिर का नाम है मार्कंडे महादेव मंदिर। मार्कंडे महादेव मंदिर उस मंदिर का नाम है जहाँ पर गंगा और यमुना का मिलन होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ पर स्थित है? बुलंदशहर में, ललितपुर में, मिर्ज़ापुर में या सोनभद्र में? बताइए इसका आंसर। गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है कि ये जो है ये सोनभद्र में स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ पर स्थित है? सोनभद्र में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? माता टीला बांध आपको बताना है। तो माता टीला बांध जो है ये उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित ज़िला है। ये मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था मगर शायद इसका किसी को आंसर नहीं पता था, तो इसका आंसर बताएं आप लोग। अर्जुन बांध नहर से कौन सा ज़िला लाभान्वित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमीरपुर। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है। ये मैं आपको इसी वीडियो में और पिछली वीडियो में मैंने आपसे कई बार ये क्वेश्चन आपको बताया है कि कौन सी नदी पर स्थित है? तो बेतवा नदी पर स्थित है रानी लक्ष्मीबाई बांध। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956, 11 दिसंबर 1956, 10 अक्टूबर 1958 या 15 जनवरी 1950? पुनर्गठन आपको बताना है कि कब हुआ। तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन जो हुआ आपको याद रखना है 1 नवंबर 1956 में हुआ। इसका पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? सोन नदी पर, टोंस नदी पर, रिहंद नदी पर या कान्हार नदी पर? ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रिहंद नदी पर। यह रिहंद नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग,
नरोरा आणविक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? अलीगढ़ में, आगरा में, मेरठ में या बुलंदशहर में? चलिए इसका आंसर बताइए कि जो नरोरा आणविक संयंत्र है ये कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुलंदशहर। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग कि रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई है, कहाँ की गई है? आपको बताना है, हरदुआगंज में, रौजा में, प्रतापपुर में या परीक्षा में? तो इसका सही आंसर अगर आप लोग चुन रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, रौजा में, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? ओबरा पर, पनकी पर, हरदुआगंज पर या नरोरा में? देखिए जो क्वेश्चन मैं आपके करा रहा हूँ ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएसआई में जो जीके के क्वेश्चन आते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो अभी जितने भी मतलब एग्ज़ाम होने वाले हैं यूपी में, यूपी के एग्ज़ाम में, ठीक है, तो ये उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर यूपी में कोई सा भी एग्ज़ाम होता है तो यूपी जीके के 7 से 8 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ये आपके लिए क्लास बहुत ही, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस क्लास को आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के बाद जिन लोगों ने नहीं किया हो तो वीडियो देखने के बाद पूरा तो उसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसका आंसर आप लोग बताएं क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरोरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं कि माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? केन नदी पर है, बेतवा नदी पर, चंबल नदी पर या यमुना नदी पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेतवा नदी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेतवा। अब हम बात करते हैं यमुना। आपको जो है यमुना की जो सहायक नदियां हैं, यानी कि यमुना नदी से आकर जो जो नदियां मिलती हैं उनके नाम आपको बताना है। चलिए बताइए, यमुना नदी की सहायक नदियां बताइए कौन कौन सी हैं? चलिए मैं बताता हूँ। यमुना नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो केन नदी है, आपको याद रखना है, बेतवा नदी है, चंबल नदी है और एक रिहंद नदी है, सॉरी सिंध नदी है, सिंध नदी है। ये 4 नदियां जो हैं ये यमुना की सहायक नदियां हैं, ये आपको याद रखना है। और यमुना की लंबाई भी आपको याद रखना है कितनी है, यमुना नदी की लंबाई कितनी है ये भी आपको याद रखना है। और गंगा नदी की लंबाई तो मैंने आपको बता दी, तो 1376 किलोमीटर जो है, 1376 किलोमीटर ये यमुना नदी की लंबाई है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि रामगंगा नदी को हम रथवाहिनी नदी भी कहते हैं। रामगंगा नदी की लंबाई 690 किलोमीटर है। रामगंगा नदी की सहायक नदी कोह नदी है। क्या है? कोह नदी। और रामगंगा नदी कन्नौज में जाकर गंगा नदी से मिलती है, ठीक है। उसके बाद चलिए ठीक है, और क्या मैं आपको बताऊं, देखिए यमुना जो है ये यमुनोत्री से निकलती है, ठीक। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे कि यमुना नदी जो है ये यूपी में किस ज़िले में प्रवेश करती है, यानी कि जब यमुना नदी की उत्तर प्रदेश में एंट्री होती है तो ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में इसकी एंट्री होती है? तो मैं आपको बता दूं, सहारनपुर के फैज़ाबाद में इसकी सबसे पहले एंट्री होती है। सहारनपुर के फैज़ाबाद ज़िले में, सहारनपुर के फैज़ाबाद ज़िले में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये गंगा नदी जो है ये उत्तर प्रदेश में 28 ज़िलों को टच करती है, तो आपको बताना है यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कितने ज़िलों को टच करती है, तो वो 19 ज़िलों को टच करती है। यमुना नदी 19 ज़िलों को टच करती है और गंगा नदी जो है 28 ज़िलों को टच करती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी तापीय परियोजना निजी क्षेत्र की है? अनपरा ए, अनपरा सी, ओबरा सी, चंदौसी। इसका आंसर बताएं आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनपरा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग। इनमें से कौन सी तापीय परियोजना नहीं है? आपको बताना है कौन सी तापीय परियोजना नहीं है इनमें से।
रिहंद, हरदुआगंज, परीछा, चंदौसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रिहंद। रिहंद जो है ये तापीय परियोजना नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या होती है? कोयला, परमाणु, पेट्रोल या सौर? प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब लागू की गई? 1954, 1964, 1980 या 1984? चकबंदी योजना आपको बताना है कब लागू की गई। देखिए, आपको इस तरह से याद करना है चकबंदी योजना। ठीक है, चकबंदी से चा से चकबंदी और चा से चौवन। 1954 में चकबंदी योजना को लागू किया गया। ठीक है, अच्छा, अब ये योजना वाला क्वेश्चन आया है तो मुझे कुछ योजनाएं ठीक है मालूम है, तो मैं आपको बता देता हूं जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं। देखिए, एक 2019 में योजना चलाई गई थी। ठीक, 2019 में एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम था वृद्धावस्था पेंशन योजना। ठीक, वृद्धावस्था पेंशन योजना इसका नाम था। ठीक है, ये किन व्यक्तियों को दी जाती थी? जिनकी उम्र 60 से ऊपर मगर 79 से 79 से कम है, उनको इस योजना का लाभ मिलता था। ठीक है, अच्छा, पहले इस योजना के अंतर्गत 400 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब जो है 500 रुपये दिए जाते हैं। आपको ये याद रखना है। ठीक है, एक योजना मैं आपको और बता दूं, कन्या सुमंगला योजना, ये भी 2019 में शुरू की गई है। ये महिला कल्याण विभाग के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है, 2 बच्चियों के जन्म पर ये शिक्षा के लिए पैसा, जिसकी मतलब 2 बच्चियां होती हैं, ठीक, तो उसको शिक्षा के लिए उसको पैसा दिया जाता है उनकी मम्मी को, यानी कि अपने बच्चों के लिए 2 बच्चियों के लिए मम्मी को पैसा दिया जाता है शिक्षा के लिए। ठीक है, तो ये 2 योजनाएं जो हैं आपको याद रखना है। एक योजना और आप देख लो जो इम्पोर्टेंट है, और उत्तर प्रदेश दिवस आपको बताना है। उत्तर प्रदेश दिवस जो है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये योजना जो थी ये 24 जनवरी 2019 को शुरू की गई थी। इसका नाम था विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 24 जनवरी 2019 को शुरू की गई थी। ठीक है, 2019 को शुरू की गई थी। और मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा ये योजना शुरू की गई थी। ये योजना किन के लिए है? तो मैं आपको बता दूं, कारीगरों के लिए है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना जो है ये कारीगरों के लिए है। किसके लिए है? तो कारीगरों के लिए है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं वो मैं आपको बता दूं। देखिए, एक योजना जो इम्पोर्टेंट है, मुख्यमंत्री आवास योजना, ये 2018 में शुरू की गई थी। यानी कि गाँवों में जो लोग जिनके पास घर वगैरह नहीं है, ठीक है, उनको, और वो बीमार हैं, काले ज्वर से बीमार हैं, तो उनको एक मकान दिया जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री आवास योजना जो 2018 में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, प्रदेश में ऊर्जा का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत है नाभिक। देखिए, पसंद आ रही हो वीडियो, ठीक है, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिन लोगों ने शेयर नहीं किया वो लोग एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, मैं 1 मिनट तक रुका हुआ हूँ। सबसे पहले आप लोग इसको शेयर कर दो भाई। आधा मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा शेयर करने में, आधे मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। जल्दी से आप लोग वापस आ जाओ शेयर करके इसको। चलो जाओ, शेयर करो जाकर और इसका आंसर दो। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल, तापीय ऊर्जा या जल ऊर्जा? चलिए बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तापीय ऊर्जा इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को शेयर कर दिया होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में कौन सा एनटीपीसी का नहीं है? एनटीपीसी ये आपका नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी वाला नहीं है, बल्कि ये एनटीपीसी कुछ और है। यह है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, उत्तर प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में कौन सा एनटीपीसी का नहीं है? ऊंचाहार संयंत्र, टांडा संयंत्र, ओबरा संयंत्र या औरैया संयंत्र? बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओबरा संयंत्र। अगला क्वेश्चन अब आप लोग देखिए, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित राज्य स्तरीय पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में या नोएडा में? यूपी में वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित राज्य स्तरीय पार्क की स्थापना कहाँ पर की जा रही है?
तो वो कहाँ की जा रही है इसकी स्थापना? लखनऊ में इसकी स्थापना की जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 470 मेगावाट, 570 मेगावाट, 670 मेगावाट या 770 मेगावाट? चलिए, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना है, 470 मेगावाट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 470 मेगावाट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? 1982 में, 1983 में, 1986 में या 1987 में? तो आपको याद रखना है 1983 में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? मथुरा में, सिंगरौली में, नरौरा में या अलीगढ़ में? चलिए बताइए इसका आंसर। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरौरा। ऑप्शन नंबर सी, नरौरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? सोवियत संघ, रूस, जापान, जर्मनी या अमेरिका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोवियत संघ, रूस। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन या क्रांतिकारी आंदोलन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, साम्यवादी आंदोलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब आप लोग कि निम्नलिखित में से एनटीपीसी संयंत्रों में कौन सा गैस आधारित नहीं है? औरैया, आंवला, दादरी या टांडा? तो इसका सही आंसर मैं आप लोगों को बता दूं, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, टांडा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी जीव प्रजाति को विलुप्त तब माना जाता है जब वो अपने प्राकृतिक आवासों में नहीं देखी जाती? 50 वर्षों से पूर्व से, 40 वर्ष पूर्व से, 25 वर्ष पूर्व से या 15 वर्ष पूर्व से? यानी कि जो प्रजाति विलुप्त हो जाती है तो कब से ऐसा माना जाता है कि कहा जाता है कि वो 50 साल से नहीं दिख रही है, वो 40 साल से नहीं दिख रही है, वो 25 साल से नहीं दिख रही है, जो विलुप्त प्रजाति है। ठीक है, जो वो 15 वर्षों से नहीं दिख रही है। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएं। देखिए, जब 15 साल से कोई भी पक्षी है या कोई भी प्रजाति है नहीं दिखती है, उसको 15 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको विलुप्त वाली श्रेणी में रख दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब देखिए आप लोग, निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? बबूल, नीम, अमलतास, यूकेलिप्टस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूकेलिप्टस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? गाज़ियाबाद में, गोंडा में, रायबरेली में या उन्नाव में? इसका आंसर बताएं, फिर मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पक्षी विहार बताऊंगा, उसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। तो वो उन्नाव में है। ठीक है, उन्नाव में नवाबगंज पक्षी विहार है। चलिए अच्छा ये बताइए कि किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ पर है? किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ पर है? ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है लखीमपुर खीरी में किशनपुर है। ठीक है, उसके बाद कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? कतरनिया घाट या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोल सकते हैं हम लोग। कतरनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो ये बहराइच में है, आपको याद रखना है, बहराइच में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग कि महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ पर है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ है? ललितपुर में है, आपको ये याद रखना है।
महावीर। स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ है? ललितपुर में है। और देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे बड़ा है वन्यजीव अभ्यारण्य, अब उसका नाम सुनिए, उसका नाम है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है, ठीक है। और सबसे छोटा जो है ये पटना है। पटना वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य, आपको याद रखना है। पटना वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। अच्छा, राष्ट्रीय जलजीव बताइए, राष्ट्रीय जलजीव बताइए। गंगा डॉल्फिन जो है, गंगा डॉल्फिन ये राष्ट्रीय जलजीव है। गंगा में जो डॉल्फिन पाई जाती है ये राष्ट्रीय जलजीव है, ठीक है। और ये ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? सांडी पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, समान पक्षी विहार या सूर सरोवर पक्षी विहार? बताइए। इसका आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, नवाबगंज पक्षी विहार। यूपी में सबसे पहले किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? नवाबगंज पक्षी विहार। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? सब विस्तृत पक्षी विहार आपको बताना है। समान पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, लाख बहोशी पक्षी विहार या सांडी पक्षी विहार? तो लाख बहोशी पक्षी विहार जो है ये सबसे विस्तृत पक्षी विहार है। और क्षेत्रफल के हिसाब से मैंने सबसे बड़ा पक्षी विहार जो आपको बताया वो हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग। निम्न का सही सुमेल कीजिए, आपको सही सुमेल करना है। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है ये आपको बताना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जो नवाबगंज पक्षी विहार है ये उन्नाव में है, आपको याद रखना है। उसके बाद जो ओखला पक्षी विहार है ये गाज़ियाबाद में है। उसके बाद जो समसपुर पक्षी विहार है ये रायबरेली में है। और पार्वती आरंग पक्षी विहार ये गोंडा में है। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग। देखिए इतने ही क्वेश्चन थे। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश में 3 चिड़ियाघर हैं। कितने चिड़ियाघर हैं? उत्तर प्रदेश में 3 ही चिड़ियाघर हैं। इनके नाम एक बार आप लोग सुन लीजिए। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, ठीक है, कानपुर चिड़ियाघर, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान जो गोरखपुर में अभी बन रहा है। ये 3 सही आंसर आप लोग बताएं। तो देखिए तंजौर के राजेश्वर मंदिर का निर्माण जो है ये चोल शासकों ने करवाया था, आपको याद रखना है। चोल शासकों ने इसका निर्माण करवाया था, तंजौर के राजेश्वर मंदिर का। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। पानीपत का तृतीय युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया? अहमद शाह अब्दाली मुगलों, मराठों तथा ईस्ट इंडिया कंपनी, अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों, अहमद शाह अब्दाली तथा सिखों? साथ में आपको ये भी बताना है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था और ये किसके शासनकाल में लड़ा गया, आपको ये भी बताना है। चलिए बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो मैं आपको बता दूं 14 जनवरी 1761 को ये युद्ध हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। उस समय किसका शासन चल रहा था? तो मैं आपको बता दूं बालाजी बाजीराव का शासन चल रहा था। उस समय बालाजी बाजीराव का शासन चल रहा था, ठीक है। इस युद्ध में हार किसकी हुई? मराठों की इस युद्ध में हार हुई और अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सैटेलाइट मोबाइल फ़ोन निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी या तकनीक द्वारा कार्य करता है? इनमारसैट, इंटरसैट, इनसैट या IRS? चलिए आंसर बताएं आप लोग इसका। इसका आंसर बताइए आप लोग। सैटेलाइट मोबाइल फ़ोन निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी तकनीक द्वारा कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा इनमारसेट, इनमारसेट के द्वारा कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो, ठीक है, तो इसको शेयर कर दीजिए, इसको व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए, स्टडी वाले ग्रुप में जो लोग तैयारी कर रहे हो यूपीएसआई या वन रक्षक का जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक, उनको शेयर कर दीजिए आप लोग। इसका आंसर बताएं आप लोग, गद्दी जनजाति कहाँ निवास करती है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या पंजाब? गद्दी जनजाति आपको बताना है कहाँ पर निवास करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति जो है वो निवास करती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अफ़गानिस्तान की संसद का क्या नाम है? मैंने आपको दो और संसद के नाम बताए थे, एक मैंने आपको इजराइल की संसद का नाम बताया था और डाइट की संसद का नाम बताया था। इसका आंसर बताएं, अफ़गानिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शोरा। अफ़गानिस्तान की संसद को शोरा कहा जाता है। इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? तो मैं बता दूं, नेसेट, नेसेट कहा जाता है इजराइल की संसद को। और जापान की संसद को मैं आपको बता दूं, तो जापान की संसद को क्या कहा जाता है? डायट। जापान की संसद को डायट कहा जाता है, ठीक है। आपको ये तीनों क्वेश्चन याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या केरला? चलिए बताइए इसका आंसर। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 2011 की जनगणना के अनुसार तो जो जनसंख्या घनत्व था सबसे अधिक था वो बिहार का था। अब सबसे कम किसका था जनसंख्या घनत्व, वो बताइए। तो मैं आपको बता दूं, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था बिहार का और सबसे कम था अरुणाचल प्रदेश का। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर बताइए। कनाडा की राजधानी आपको बताना है टोरंटो, मॉन्ट्रियल, पोर्ट लुइस या ओटावा? कनाडा की राजधानी आपको बताना है। चलिए, तो मैं आपको बता दूं, कनाडा की राजधानी मॉन्ट्रियल हो जाएगी। आपको याद रखना है, कनाडा की राजधानी मॉन्ट्रियल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को निम्न में से किस प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है? लेडी विद द लैम्प, लेडी विद द टॉर्च, लेडी विद द कैंडल? चलिए बताइए इसका आंसर। चलिए, तो मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेडी विद द लैम्प। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अनधिकृत व्यक्ति द्वारा सुरक्षित डेटा तक पहुंचने को क्या कहते हैं? हैकिंग, स्पूफिंग, स्पाईवेयर या वॉर्म? देखिए, अनधिकृत व्यक्ति द्वारा, ठीक है, सुरक्षित डेटा तक पहुंचने को क्या कहते हैं? तो वो स्पूफिंग कहते हैं। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा पत्र का कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है? अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 4 या अनुच्छेद 8 या अनुच्छेद 11? इसका आंसर आप लोग बताएं। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, दो ही क्वेश्चन बचे हैं, इसका आंसर बताएं आप लोग जल्दी जल्दी। छोटे छोटे राज्यों की मांग खतरा पैदा करती है? राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए, आर्थिक गतिविधियों की उन्नति के लिए, सांस्कृतिक विलोपन के लिए या राष्ट्रभाषा के विकास के लिए? चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से।
फिशरी। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए। छोटे छोटे राज्यों की मांग जो है ये खतरा पैदा कर सकती है राष्ट्रीय एकता। देखिए, जब छोटे छोटे राज्य जो हैं वो छोटे छोटे भागों में बंट जाएंगे तो राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ सकती है और अखंडता भी खतरे में पड़ सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कलादान परियोजना जो है वो किससे संबंधित है। आपको बताना है कलादान परियोजना किससे संबंधित है। कलकत्ता बंदरगाह को म्यांमार से जोड़ने से, कलकत्ता बंदरगाह को बांग्लादेश से जोड़ने से, या ब्रह्मपुत्र नदी को चीन से जोड़ने से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता बंदरगाह को बांग्लादेश से जोड़ने के लिए। कलकत्ता बंदरगाह को बांग्लादेश नहीं बल्कि कलकत्ता बंदरगाह को म्यांमार से जोड़ने के लिए जो है कलादान परियोजना संबंधित है। आपको याद रखना है, कलकत्ता बंदरगाह को म्यांमार से जोड़ने के लिए कलादान परियोजना